नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 21,391 पदों के लिए जो आई हुई है। इसके लिए हम लोग आज के इस क्लास में इतिहास और भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस क्लास के माध्यम से। और आप लोग इस क्लास से शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए। और जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं उस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी प्रश्न इतिहास और भूगोल से छूटे नहीं। और मैं इस चैनल के द्वारा आप सभी को लगातार यानी कि क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप सभी शुरू से अंत तक यानी कि आज से जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है तब तक आप अगर इस क्लास से जुड़े रहते हैं, अपना समय निकाल करके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद है आपको 99% सफलता दिलाने में यह चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी का ज़्यादा समय हम न लेते हुए अपने प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न पे आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस मद्य निषेध या दरोगा से संबंधित इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप सभी तुरंत उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिख सेना क्या कहलाती थी। आपको एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप सभी लोग आंसर बता दीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर भी आप सभी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए पहले प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। यानी कि ए आपका है, एक है ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी मानिएगा, चौथा को डी मानिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब खालसा पंथ की स्थापना से संबंधित है कौन? सिख सेना। ध्यान रखिएगा, इस खालसा की स्थापना यानी कि सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 1699 ईस्वी में किया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा उन्होंने 80,000 सैनिकों को मिलाकर क्या बनाया था? खालसा बनाया था, खालसा। ठीक है, खालसा सेना। खालसा क्या थी? एक प्रकार की सेना जिसमें कितने सैनिक मौजूद थे? तो 80,000 सैनिकों से मिलकर के बना था कौन? खालसा सेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। 2 नंबर है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसे जाता है? समुद्र मार्ग के खोज का श्रेय आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? देखिए यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, वगैरह वगैरह एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। आप सभी को बताना है कि भारत आने वाला पहला जहाज का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम जहाज है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? देखिए केप ऑफ गुड होप से समुद्री मार्ग की खोज यानी कि रास्ते की खोज भारत आने तक किसने किया था? आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज का या वास्को डी गामा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यह केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, जिन्होंने 1487 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था। लेकिन कहाँ तक पहुँचा? तो केप ऑफ गुड होप की खोज करके वापस अपने देश लौट गया। और इसी केप ऑफ गुड होप को तूफानों का शहर इसी ने बताया था। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछा रहा है
कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो 1498 में आया था कौन? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 5 नंबर। देखिए, किसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? यानी कि कौन से लड़ाई आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा, वांडीवास का लड़ाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 वांडीवास का लड़ाई। कमेंट बॉक्स में बताइए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 6 नंबर। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक ध्यान रखिएगा अल्बुकर्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 7 नंबर। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? देखिए, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की यानी कि विवाह किसके साथ हुआ था? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, मुंबई में दान दिया था किसने? पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 8 नंबर। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? गलत जोड़े कौन से बनाए गए हैं आप लोग को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4, कोलकाता को रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं बसाया था। किसने बताया था? जॉब चानवर्क का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर। यहाँ पर देख लिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश का बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 को पुलिकट। कौन सा कहाँ था? पुलिकट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए, अगला प्रश्न है आप सभी का 10 नंबर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले व्यक्ति राजा का नाम बताना है। भारतीय राजा का नाम बताना है। ध्यान रखिएगा, जमोरिन ने स्वागत किया था जब 17 मई या 14 मई कोई बुक बताता है 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। कहाँ पर? तो कालीकट समुद्री तट पर। ठीक है, कालीकट समुद्री तट पर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप लोग बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, ध्यान से पढ़िए। पांडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? देखिए, यह जो कंपनी बनाने का प्रयास किया था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले का नाम ध्यान रखिएगा। डुप्ले, यहीं पे ध्यान रखिएगा, डुप्ले कौन था? डुप्ले आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 11 नंबर के बाद 12 नंबर पे आ जाइए। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? 1761 में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 या डी, जो भी आप लोग समझ करके रखिए। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इस नीति को शुरुआत किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 13 के बाद यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को देखिए। मुर्शिद कुली खां, अली बर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, नीचे हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन नीचे है। 14 नंबर के लिए आपको सही जवाब बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 12 अगस्त 1765। कब? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से पूर्वी प्रांत जिसमें बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर प्राप्त करने का दीवानी अधिकार मिला था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 का सही जवाब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी या 4, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है 16 नंबर, पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे। तो देखिए यानी कि पुर्तगाली जो आए थे मसाले की तलाश में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर 3 को आए या सी को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था। तो ध्यान रखिएगा यह कालीकट आया था। कहाँ पहुँचा था सबसे पहले, कालीकट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बताना है 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 को बख्त खां। ठीक है, बख्त खां को यह यानी कि खिताब दिया गया था। 19 नंबर प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी। द्वैत शासन की शुरुआत जो किया गया था, ध्यान रखिएगा 1765। क्या हो जाएगा 1700 यानी कि 65 का डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में कुख्यात द्वैत शासन की स्थापना की थी। क्या की थी, कुख्यात यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से का 20 नंबर, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। किसके साथ संघर्ष में हुए मारे गए थे। तो ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों के साथ। किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 21 नंबर, ध्यान रखिएगा सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। अलीनगर में परिवर्तित किया था। ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 22 नंबर, किसे मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। तो मैसूर का शेर आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 23 नंबर, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर टीपू सुल्तान का पिता कौन था। टीपू सुल्तान का पिता बताना है। तो हैदर अली आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या हुआ था, हैदर अली आप लोग ध्यान रखिएगा। हैदर अली का जन्म पूछ लिया जाए तो अजमेर राजस्थान में हुआ था 1727 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 24 नंबर, ध्यान से पढ़िए। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना डैश में दूसरा कारखाना स्थापित किया। तो पहला कारखाना सूरत में अस्थायी रूप से स्थापित किया था और दूसरा जो किया था मसूलीपट्टनम आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ, मसूलीपट्टनम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 25 नंबर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया। पांडिचेरी किससे प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर 3 बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया। किससे, बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 26 नंबर, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी अगर आप सभी से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 को पांडुचेरी। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। वाडियार राजवंश का शासन किस स्थान पर था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर है मैसूर पर था। किस पर था, मैसूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 28 नंबर, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, यानी कि कहाँ थी, तो पुडुचेरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। देखिए प्रश्न 16 रिपीट हो गया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। वाडियार राजवंश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाडियार राजवंश ध्यान रखिएगा, यह एक हिंदू राजवंश था। ठीक है, जिसने मैसूर राज्य पर शासन किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिए यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 को हवा पैलेस या हवा महल, जो कहाँ है, जयपुर में आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है 31 नंबर, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफर जंग के मकबरे का निर्माण देश में करवाया गया था। ध्यान रखिएगा दिल्ली में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर 32 नंबर जो प्रश्न है आप सभी का, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? देखिए थोड़ा सा प्रश्न उठपटा है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1600 ईस्वी। सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1600 ईस्वी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि कोझिकोड नाम है कालीकट का ही में आया था? ध्यान रखिएगा 1498, ऑप्शन नंबर यानी कि 4 को आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। 34 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है तो ऑप्शन नंबर 3 को 1818 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 35 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? देखिए पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था, तो ध्यान रखिएगा स्वाली का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी या 2, ठीक है। स्वाली का युद्ध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कब हुआ था? 1612 में हुआ था। कब हुआ था? 1612 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पूछा जाए किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 36 नंबर, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर जो किए गए थे, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 को ध्यान रखिएगा, यानी कि 11 मार्च 1784। 11 मार्च आप लोग ध्यान रखिएगा, 11 मार्च 1784, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब बताना है तो वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले यानी कि समर्पण दस्तावेज पर दिनांक डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? कब हस्ताक्षर किए गए थे? यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, आप लोग बताइए प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 को 19 दिसंबर 1961 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा अभी ऊपर ही प्रश्न को हम सॉल्व कराए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैसूर या टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, देखिए यहाँ पर बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1779 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 41 नंबर प्रश्न को देखिए, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? किस नवाब ने हराया था? तो ऑप्शन नंबर 4 शुजाउद्दौला आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 42 नंबर, श्रीनगरपट्टनम किला डैश में स्थित है? श्रीनगरपट्टनम किला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर 43 नंबर, 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? राजनीतिक शक्ति हासिल की थी तो ध्यान रखिएगा 1757 का कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 या सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है आप सभी के पास, देखिए यहाँ पर अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, शुजाउद्दौला बना था। कौन बना था? शुजाउद्दौला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, 1799 के श्रीनगरपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने जो हराने का काम किया था, ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान। किसे? टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, श्रीनगरपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो मैसूर पर जो शासन करने का काम किया था, ऑप्शन नंबर 3 वाडियार वंश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। देखिए बंगाल का जो नवाब बना था आप लोग को जानना होगा, ऑप्शन नंबर शुजाउद्दौला बना था, 3 या सी को जो भी है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में स्वाली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। स्वाली की संधि पर हस्ताक्षर करने का काम 1782 ईस्वी में किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर यानी कि 50 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था। पुर्तगालियों ने गोवा को अधिकृत जो किया था ध्यान रखिएगा 1510, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का। देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी का जो प्रश्न है पूछा गया है, भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी यानी कि कटिबंध इको जोन क्या कौन है। इको जोन का आपका नाम बता, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी या 3, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का। देखिए यहाँ पर 52 नंबर, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। देखिए लक्षद्वीप में द्वीप समूहों का बात किया जाए तो 36 क्या है द्वीप है और एक द्वीप समूह है जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यानी कि द्वीप समूह कितना है 36, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है। जीवमंडल संरक्षित कौन सा है आपको बताना है। तो मन्नार की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 54 नंबर। देखिए यहाँ पर भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या बताना है। संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है तो 8, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 54 के बाद 55 नंबर, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, मतलब कहाँ है विशालतम समुद्र तट, आप सभी को बताना है। तो 55 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य। देखिए झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड के उत्तर में यानी कि बिहार राज्य है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए उत्तर में पूछा गया है तो बिहार का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था तो 15 नवंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता। देखिए अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो महादेव पहाड़िया मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, यह कथन सही है, बाकी गलत है, ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। कालाहांडी जिले का नाम भी बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा, कहाँ हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपके सेशन का 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। देखिए 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4, दार्जिलिंग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगले सेशन में आपको 50 प्रश्न हम यानी कि हिस्ट्री का कराएंगे और 50 प्रश्न ज्योग्राफी का, टोटल 100 प्रश्न, ठीक है। टाइपिंग नहीं हो पाया था इसलिए 60 प्रश्न को ही हम इस सेशन में कवर कराए। अगले सेशन में 50 हिस्ट्री और 50 ज्योग्राफी के प्रश्न करके मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट कराने का काम करूंगा, ठीक है। आप सभी को सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना स्कोर आप 60 में कर पाए उसे कमेंट में जरूर बता दीजिए। किसी प्रश्न को लेकर के डाउट है कमेंट में हमें जरूर बताइए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, ठीक है।